सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने इष्टों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले, साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से प्रश्न कुंडली पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में हम लोग प्रश्न कुंडली से यह देखने का समझने का प्रयास करेंगे कि जातक नौकरी करेगा या व्यवसाय और भाग्योदय में वह व्यक्ति क्या करे, किससे सुझाव सलाह ले कि भाग्योदय अच्छे ढंग से हो, या कोई भी काम व्यक्ति करे, नौकरी या व्यवसाय करे तो उसमें उन्नति होता हुआ चला जाए, या किससे सुझाव सलाह ले तो कार्यों में सरलता मिले। तो आइए चलते हैं, आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सभी ये जानते हैं कि हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा, आप सभी विद्वान व्यक्ति हैं, नौकरी के लिए सामान्यतः जो भाव देखा जाता है वह भाव है 10वां, एवं व्यवसाय के लिए जो भाव देखा जाता है वह भाव है 7वां। हमारी आवाज को शायद आप लोग सुन पा रहे होंगे। जी गुरुजी। तो सबसे पहला सूत्र है, यह सूत्र प्रश्न कुंडली पर पूरे परफेक्ट लगते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूछ रहा हो आपसे इस प्रकार के प्रश्न, तो आप प्रश्न कुंडली बनाएं, उसे कहे कि आप अपने घर के देवता के, अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए आप 1 से लेकर 108 तक के संख्या को बोले। फिर यदि वह जो संख्या बोलता है उसके अनुरूप आप प्रश्न लग्न कुंडली बनाएं, और वर्तमान में गोचर में जो ग्रह जिस राशि में गोचर कर रहे हैं उस राशि में लिखें, और यह देखें कि लग्न की सप्तमेश बलवान है या दशमेश बलवान है। सप्तमेश बलवान है या दशमेश बलवान है। सप्तम भाव मजबूत है या दशम भाव मजबूत है? सप्तम भाव मजबूत है या दसम भाव मजबूत है? मतलब इन दोनों में से कौन सा भाव मजबूत है? मजबूत है। अब यहाँ पर इस उदाहरण कुंडली में जब हमने यह 2 सूत्र बोल दिए, तो इस आलोक में प्रथम दृष्टिया कौन सा भाव मजबूत है? भाव के स्वामी इस भाव के दशम भाव के स्वामी पंचम भाव में है, अच्छी स्थिति में है और अपने स्वराशि के हैं। जी। दशम भाव मजबूत दिखा आपको? जी जी जी। सप्तम भाव के स्वामी लग्न में बैठे हुए हैं और शत्रु की राशि में है, मतलब शनि की राशि में है, तो शनि चंद्रमा को शत्रु ही मानता है। तो इस दृष्टिकोण से लगने दशम बलवान हुआ या छठा, पहले 7वां? दशम बलवान हुआ। दशम बलवान है। दशम बलवान है। नियम यह भी है कि भाव पर पड़ने वाले, ये तो हम लोगों ने भाव के स्वामियों को देख लिया कि किस राशि में बैठे हुए, उस नियम से दशम भाव बलवान हुआ। दूसरा नियम, क्या भाव के स्वामी भाव को देख रहे हैं, तो दशम भाव के स्वामी दशम भाव को नहीं देख रहे हैं, 7वें भाव के स्वामी सप्तम भाव को देख रहे हैं। दूसरा सूत्र, भाव पर किसी भी प्रकार की कोई दृष्टि है तो सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि नहीं है, शुक्र की नहीं है, सूर्य बुध किसी की नहीं है, मंगल शनि की नहीं है, राहु की नहीं है। चंद्रमा तो सप्तम भाव का स्वामी है, तो स्वामी की दृष्टि पर तो हम लोगों ने कर लिया, तब स्वामी की दृष्टि नहीं। तो अब यहाँ पर जब किसी की दृष्टि नहीं है, अन्य स्वामी के अलावा किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो हमने शून्य यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर देखा जाए
कि दसम भाव पर किसकी दृष्टि पड़ रही है? सूर्य की पड़ रही है, और वह भी सूर्य की नीच की दृष्टि है। हाँ जी नीच की दृष्टि है। तो नीच, यहाँ पर तो कोई ग्रह नहीं देख रहा है तो हमने शून्य दे दिया। अब यहाँ पर तो सूर्यदेव देख रहे हैं, तो अच्छे फल दे रहे हैं कि बुरे फल दे रहे हैं? यदि अच्छे फल दे रहे होते तो एक 9 का निशान लगा देते, बुरे फल दे रहे हैं तो क्रॉस का निशान। भाव का स्वामी अपने भाव से, किस भाव का स्वामी अपने भाव से शुभ भाव में है, तो 7वें भाव का स्वामी अपने भाव से केंद्र में है, तो शुभ भाव हो गया। जबकि दसम भाव का स्वामी अपने भाव से अष्टम भाव में है। भाव खराब हुआ या अच्छा हुआ? खराब हो गया गुरुजी। भाव खराब है। और भी ढेर सारे नियम है। भाव में बैठे हुए ग्रह, तो इस दोनों ही भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ। तो यहाँ प्रथम दृष्टिया क्या हुआ? यहाँ पर तो क्रॉस के निशान 3 लगे, यहाँ पे तो क्रॉस के निशान 1 ही है। यहाँ पर सही का निशान 1 लगा हुआ है, यहाँ तो 2 है। यहाँ तो 2 है सही के निशान। 2। अच्छा, यानी कि दशमेश बली हो तो अच्छी बात है। अब यह भी देखा जाता है, यह भी देखा जाता है कि किस भाव का स्वामी लग्न से शुभ भाव में है, तो दसम भाव का स्वामी भी लग्न से शुभ भाव में है, इसलिए एक और 9 का निशान है। सप्तम भाव का स्वामी भी लग्न से शुभ भाव में है, तो दोनों ही इक्वल हो गए, दोनों ही इक्वल स्ट्रेंथ समान के हो होता है। इक्वल हो गए। इसके बाद में दसम भाव पर यदि सूर्य या चंद्रमा, यह 7वें भाव पर नहीं लिया जाता, यदि दसम भाव पर सूर्य या चंद्रमा किसी की भी दृष्टि होती है तो व्यक्ति नौकरी करता है। व्यक्ति नौकरी करता है। हाँ, चाहे वह ऊंची की दृष्टि हो या नीच की दृष्टि हो। तो एक और निशान यहाँ पे लगे, 3 हुआ। गुरुजी दोनों की उनमें से एक? नहीं, दोनों में, दोनों की युति हो, दोनों की स्थिति हो, या दोनों में कोई एक भी देख रहा हो, जी। चाहे वह दृष्टि नीच की हो या उच्च की हो। यदि दसम भाव का स्वामी, यदि दसम भाव का स्वामी, अब यहाँ पर दसम भाव के, यहाँ पर 7 नंबर की राशि लिखी गई है, 7 नंबर राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। अगर यह नवमांश में, नवमांश कुंडली में शनि या सूर्य की राशि में होते हैं, शनि भी नौकर है, नौकरी वाली बात आ जाती है, सूर्य अधिकार वाली बात है तो भी दो। यदि दशमेश सूर्य या शनि के नवमांश में होते हैं तो व्यक्ति नौकरी करता है, तो यहाँ पर यह नहीं हो। चंद्रमा केयरिंग प्लानेट है, यदि चंद्रमा की राशि में है तो व्यक्ति व्यवसाय करेगा, व्यक्ति व्यवसाय करेगा। तो शुक्रदेव चंद्रमा के नवमांश में है। यह भी सूत्र है कि लग्न से केंद्र में 3 ग्रह है, सूर्य, चंद्रमा एवं शनि। इन तीनों में से कोई भी 2 ग्रह, इन तीनों में से कोई भी 2 ग्रह, तो तीनों में से कोई भी 2 ग्रह यदि केंद्र में है तो व्यक्ति नौकरी करता है। तो यहाँ सूर्य भी, और मजबूत स्थिति में तो सूर्य देव तो उच्च के हैं, चंद्रमा भी ठीक ही है, उतना नुकसानदायक नहीं है, मकर राशि में शनि की राशि में ठीक है, छीन भी उतना नहीं है। चंद्रमा सूर्य से 10वें है, छीन भी नहीं है। तो यह किस योग की तरफ ले जा रहा है? नौकरी की तरफ ले जा नौकरी रहा है। की तरफ।
अब लग्नेश का संबंध किससे बन रहा है उसको देखें। अब यहाँ तो ऊहा पोह की स्थिति बनी कि नहीं बनी, कई सूत्रों पर हम लोगों ने चर्चा किया, जी कई सूत्रों पर हम लोगों ने चर्चा किया। तो चर्चा के दरमियान में यह मिला कि व्यक्ति नौकरी भी कर सकता है, व्यक्ति व्यवसाय भी कर सकता है। दोनों में कुछ भी कर सकता है, लेकिन व्यक्ति करे क्या। तो जब ऊहा पोह की स्थिति बनती है तो फिर लग्नेश को देखते हैं कि लग्नेश का संबंध किससे है। लग्नेश शनिदेव है, क्या शनि का संबंध 7वें भाव से है, या शनि का संबंध 10म भाव से है, या शनि का संबंध जो शनि लग्नेश है 7म भाव के स्वामी से है या 10म भाव के स्वामी से। यानी कि शनि किसको, लग्नेश किसको प्रभावित कर रहे हैं। दशमेश को प्रभावित कर रहे हैं। शनि की दृष्टि है सप्तम। हाँ, दशमेश को प्रभावित कर रहे हैं। हाँ, दशमेश। हाँ, हाँ। सप्तमेश को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। सप्तमेश को नहीं प्रभावित कर रहे हैं। नहीं प्रभावित। तो अब यहाँ से प्रथम दृष्टि स्पष्ट हुआ कि व्यक्ति को नौकरी करना चाहिए। यदि इन स्थितियों में और भी परिलक्षित करना हो तो यहाँ भी देवगुरु बृहस्पति को देख ले कि देवगुरु बृहस्पति 7म भाव को प्रभावित कर रहे हैं या 10म भाव को प्रभावित कर रहे हैं, या देवगुरु बृहस्पति सप्तमेश को प्रभावित कर रहे हैं या दशमेश को। तो यहाँ पर इस उदाहरण कुंडली में देखा जाए देवगुरु बृहस्पति 10म भाव को प्रभावित कर रहे हैं, 10म भाव को प्रभावित कर रहे हैं। प्रभावित कर रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि व्यक्ति को छोटा मोटा अपना नौकरी करना चाहिए, अपने व्यवसाय इत्यादि में पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि उनका मन है कि मैं व्यवसाय करूं तो सीधे कहिए कि अभी कुछ वर्षों तक 1-2 वर्ष कम से कम 2-4-6 महीने तक नौकरी वोकरी कहीं मिलता है नौकरी कर लीजिए, फिर आगे देखिए ईश्वर कैसे रास्ता खोलते हैं। जिस प्रकार का रास्ता सुझाव देंगे ईश्वर उस पर कीजिएगा, लेकिन अभी वर्तमान में व्यवसाय शुरू ना करें, व्यवसाय ना शुरू करें। ना शुरू करें। गुरुजी प्रश्न कुंडली में बुध एवं शुक्र खराब स्थिति में हो, खास करके बुध देव, खास करके बुधदेव, खास करके बुध देव प्रश्न कुंडली यदि बनाते हैं और बुध देव अच्छी स्थिति में नहीं है, अस्त हो, शत्रु राशि में हो, पाप युत हो, क्रूर युत हो, पाप दृष्ट हो इत्यादि कुंडली के प्रश्न कुंडली के खराब भाव में हो तो व्यवसाय बिल्कुल नहीं करना चाहिए यदि बुध देव खराब हो तो। सप्तम भाव पाप प्रभावित हो रहा हो तो खैर सप्तम भाव पाप प्रभावित नहीं हो रहा है, लेकिन बुधदेव क्या है, सूर्य से युत है और 23 अंश सूर्य के हैं, बुधदेव 16 अंश के हैं, तो बुधदेव तो अस्त हो गए कि नहीं हो गए। जी, बुधदेव अस्त हो गए। बुधदेव अस्त हो, तो ये तो व्यवसाय के लिए उत्तम बात नहीं है। अगर यही बुधदेव और इसी स्थिति में अगर अस्त होकर के अगर कुंडली के 6ठे 8वें 12वें में बैठे होते फिर क्या होता। तब तो और यह कहा जाना चाहिए कि बिल्कुल व्यवसाय की सोचे ही मत, नहीं तो पूंजी भी लगाइएगा पूंजी खराब हो जाएगा, और लोगों के अक्सर होते भी हैं। अब व्यक्ति जातक जो व्यवसाय करेगा या नौकरी, प्रश्न कुंडली से देखने में कोई समस्या है ज्यादा।
नहीं गुरुजी। बहुत आसान से सूत्र है। अब यहाँ पर अब आप लोगों के मन में एक और प्रश्न आएगा कि व्यक्ति किस चीज का व्यवसाय करे, किस चीज का नौकरी करे, कहाँ जाए, क्या करे ना। जी जी। अब ये यदि यही प्रश्न कुंडली है, आपने कह दिया कि हाँ भाई छोटा मोटा कोई नौकरी कर लो, तो बोलेगा कि कहाँ जाए, किस क्षेत्र में जाए, वह आपको के मन में स्थिति है, क्या कहेंगे। तो दसम भाव की प्रधानता देखते हैं, क्या देखते हैं प्रधानता, दसम भाव की। दशम भाव की लिखना है। दसम भाव की प्रधानता देखते हैं। तो दसम भाव में बैठे हुए ग्रह की प्रधानता ज्यादा हो जाती है। यहाँ दसम भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। तो दसम भाव के स्वामी को फिर देखते हैं, नवमांश में किस राशि में बैठे हुए हैं, उसको देखते हैं कि किस राशि में है, उस राशि के स्वामी को देखते हैं। यह लग्न कुंडली एवं प्रश्न कुंडली दोनों के ही नियम एक ही हैं। तो यहाँ पे दसम भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, इसलिए दसम भाव के स्वामी जो शुक्र देव हुए उन्हें नवमांश कुंडली में देखेंगे। यहाँ पे कर्क राशि में है तो चंद्रमा हुआ, कर्क राशि में है तो चंद्रमा हुए। चंद्रमा हो गया। तो चंद्रमा के क्षेत्र में नौकरी, तो चंद्रमा क्या है, हम सब सभी ग्रहों से संबंधित विषय वस्तुओं को याद करते करते थक जाएंगे, लेकिन पूरा याद नहीं होगा। दुनिया में अनगिनत विषय वस्तु है, अनगिनत क्षेत्र है, अनगिनत प्रकार के बकाते हैं, है या नहीं है। जी पहले के गुरुजी। जमाने पहले के जमाने में जो कार्य व्यवसाय इत्यादि होता था उसके क्षेत्र बहुत कम थे, लेकिन अब सभी के प्रकार काफी बदलते चले गए। तो चंद्रमा का एक ही मुख्य रूप से विषय वस्तु है केयरिंग का, देख रेख का, केयरिंग का, देख रेख का। देख रेख का। चंद्रमा जल तत्व का भी ग्रह है। चंद्रमा कृषि से भी संबंध रखता है, चंद्रमा मोती से भी संबंध रखता है, चांदी से भी संबंध रखता है, चावल, नमक, मध इत्यादि से। यदि कोई व्यक्ति है कि युवावस्था का है और नौकरी करना चाहता है, सेना पुलिस का प्रश्न कुंडली ऐसे बने, दशमेश की स्थिति अगर चंद्रमा से संबंध हो, चाहे चंद्रमा की राशि में बढ़ जाए, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आप थल सेना में नहीं, नेवी के लिए आप तैयारी कीजिए, नेवी में होने की संभावना है, नेवी में होने की, नौकरी होने की संभावना है। नौकरी, चंद्रमा क्या है, सबसे तेज गति चलने वाला है ना, सबसे तेज गति से चंद्रमा चलता है, यानी कि आयात निर्यात, आने जाने वाला, टूल ट्रेवल्स इत्यादि का कहीं देखिए कारधंधा, आयात निर्यात संबंधी जहां से वस्तुएं आती है वहां से जाती है, वैसे जगहों पर नौकरी तलाश से मिलेगा, मिलने की संभावना है बहुत। दूध डेयरी इत्यादि। चंद्रमा जल तत्व का भी है, फलों का रस इत्यादि के कारोबार जहां पर होते हैं वहां पर नौकरी मिलने की संभावनाएं हैं। धागा बनाना इत्यादि। चंद्रमा केयरिंग प्लानेट है, हर प्रकार के नौकरियों की चर्चा होनी चाहिए। होटल में वेटर का काम, होटल में वेटर का काम। अस्पताल में नर्स का काम। वेटर देख रेख करता है ग्राहकों का, नर्स या कंपाउंडर मरीजों का देख रेख करता है, मरीजों का देख रेख करता है। चूड़िया उड़िया जहां पे बनती है, चूड़ी वहां पे, जहां पे तरल पदार्थों का कार्य होता हो, आवागमन की बात होती है, ऐसे जगहों पे नौकरी। चंद्रमा सौम्यता का प्रतीक भी है, चंद्रमा सौम्यता का प्रतीक है। सौम्यता का प्रतीक है। ऐसे जगह पे नौकरी करना जहां पे सौम्यता से बोलना,
प्रेम पूर्वक बोलना मजबूरी ही हो जाए। जैसे बहुत से ऑफिस कार्यालय होते हैं, हमने देखा है, हम तो शहर में रहते नहीं हैं और वैसे जगहों पे जाने का मौका नहीं मिला है, लेकिन फिल्मों में कहीं कहीं देखते हैं कि ऑफिस में लोग बैठा रहता है, कर्मचारी गण लोग, कोई आते हैं तो कुछ पूछते हैं, उसको जवाब देते हैं, तो बड़े प्रेम से जवाब देना होता है ऐसे कार्यों को। अब उस कार्यों को आप लोग क्या कहेंगे, मैं नहीं कह सकता। कस्टमर केयर। हाँ जी, हाँ जी। गुरुजी, यार मतलब हो गया ना देख रेख करना। गुरुजी अगर जातक पढ़ा लिखा होगा तो ये सब कार्य नहीं करेगा ना। नहीं करेगा तो उसी क्वालिटी में बढ़िया काम करेगा, क्योंकि आजकल तो सब पढ़े लिखे होते हैं ना। बड़ी जगह पे होगा, बड़ी बड़ी कंपनी में कस्टमर केयर होते हैं, वहाँ ऐसे को ही हायर किया जाए जिनकी मतलब वाणी मीठी हो और बोलने का तरीका मीठा हो, केयरिंग पूर्वक बोला जावे, अपमान ना करे सामने वाले का। तो बड़ी जगह पे। हाँ बोलिए। हाँ शुक्र भी तो है 10 में, उसका भी तो ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ पे तो शाही प्लेनेट है ना एक, मतलब लग्जरी वाला। तो ऐसी चीज इस कुंडली के लिए। इसी प्रकार से अन्य ग्रहों के भी कार्य क्षेत्र होते हैं, हम सबों को सभी ग्रहों के कार्य क्षेत्र के बारे में ज्ञान रखना चाहिए। हम सबों को सभी के कार्य क्षेत्रों का, सभी ग्रहों के कार्य क्षेत्रों का ख्याल मतलब ध्यान रखना चाहिए, यादगारी रखना। जी। ऐसा है। अब हम लोग चलते हैं कुछ अन्य विषय वस्तुओं पर कि अब कार्यों में सफलता जैसी नौकरी कब तक मिलेगी, हमारे भाग्य कब तक खुलेंगे। आपके पास में जब भी कोई कुंडली दिखलाएगा तो अगर उसके पास में कोई नौकरी है तब तो कुंडली दिखलाएगा ही नहीं ना, या नौकरी में परेशानी हो रहा हो तब कुंडली दिखलाएगा, या दुकानदारी अच्छी चल रही तो कुंडली नहीं दिखलाएगा, दुकानदारी एकदम खराब हो रहा हो तो आपसे कुंडली दिखलाएगा वो ना। जी। तो अगर समय की बात है कि कितने दिनों में स्थिति सुधरता हुआ है, क्या देख कि भाग्य भाव के स्वामी जो होते हैं, भाग्य भाव के स्वामी ही भाग्य निर्माण करते हैं ना। तो क्या नवम भाव को सबसे अधिक प्रभावित कौन कर रहा है, नवम भाव को प्रभावित करने वाले ग्रह? मंगल और शनि। शनि एवं मंगल महाराज। हाँ, केतु के द्वारा प्रभावित हो नहीं रहा है, केतु प्रभावित कर नहीं रहा है, गुरु प्रभावित नहीं कर रहा है, शुक्र प्रभावित नहीं कर रहा है, सूर्य बुध प्रभावित नहीं कर रहा है, राहु नहीं कर रहा है, चंद्रमा नहीं कर रहा है, मंगल शनि दोनों ही प्रभावित कर रहा है। अब इन दोनों में ज्यादा प्रभावित करने वाले कौन हैं, इसका भी विचार किया जाना चाहिए। यदि हम इसका विचार नहीं करते हैं तो फिर हमारा फिर गड़बड़ हो गया। तो विचार करने के लिए दो कायदे हैं, दोनों का समायोजन किया जाता है। किसी एक कायदे से बोलेंगे तो मिथ्याभास भी हो सकता है, मिथ्याभास भी हो सकता है। सबसे पहले जो संख्या है यह 10 जो प्रश्न कुंडली बनी, तो लग्न का अंशात्मक मान लगभग कितना होगा इसका आकलन करना। इसी कुंडली पर 3-4 कक्षाएं हुई है, आप लोगों को याद होगा कि इस संख्या के आधार पे लग्न का अंशात्मक मान क्या हो सकता है। नहीं आता है तो फिर यही 69 में 12 से भाग दे देंगे, तो नवमांश की राशि निकलेगी।
तो 79 में 9 से भाग दे देंगे, नवमांश की संख्या आ जाएगा। तो इसमें 9 से भाग देंगे तो 8 9 72, 7वें नवमांश में है। 7 के नवमांश। सातवां नवमांश आ गया ना। जी गुरुजी। तो 7वां नवमांश का अंश कितना होता है? 16 गुरुजी 20 से 23 20। हाँ हाँ 20 से 23। 20 से 23। यह नवमांश का जो लग्न है यह उचित नहीं है, यह नवमांश का लग्न उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए यह यदि इस लग्न से अगर हम लोग नवमांश बनाते हैं तो लग्न तो यह बन जाता है ना धनु। जी गुरुजी। धनु बन जाता है। लेकिन यह प्रश्न तो दूसरा हो गया, तो दूसरा प्रश्न पहला नौकरी वाली बात चर्चा भाग्योदय, तो दूसरा प्रश्न हो गया चंद्रमा से देखेंगे यहाँ, क्योंकि यह तो कुंडली उसी दिन से गड़बड़ चल रही है। लेकिन हाँ नवमांश हो गया 20 से 21, 20 से अधिक हो गया, 20 से 23 के बीच में। तो यहाँ शनि और मंगल दोनों ही 20 से 23 के करीब में ही है। शनि भी 20 के नजदीक में है, मंगल भी 20-22 के नजदीक में। अगर दोनों का कॉमन लें, दोनों का यदि कॉमन लेते हैं 20 से 23 के बीच में, तो 22 आ जाता है ना। तो 22 से 7 यह पहले है, 22 से 5 आगे। तो दोनों का प्रभाव है लग्न पर। तो अब देखेंगे कि दोनों में बलवान कौन है। तो मंगल सम राशि में होकर, मंगल सम राशि में होकर 27 अंशों का है। यह बालावस्था हो गया। शनि 15 अंशों का है, तो 15 अंशों में शनि युवा अवस्था का हो गया है ना। तो दोनों अवस्थाओं में बलवान कौन हो गया? युवा अवस्था वाला हुआ ना। जी तो गुरुजी। यहाँ तो शनि की प्रधानता यहाँ ज्यादा हो जाएगी या मंगल की? अंशों के अनुसार मंगल की ये शनि की प्रधानता बनेगी। शनि की। परंतु मंगल अपने मित्र राशि में भी तो है ना सर, मित्र राशि में भी तो है ना गुरुदेव। शनि मित्र लग्न राशि में है तो अच्छी स्थिति में है। जी। लेकिन देवगुरु बृहस्पति तो किसी से शत्रुता ही नहीं रखते, मतलब शनि से शत्रुता थोड़े रखते हैं। नहीं नहीं। बात समृद्धि की है कोई नहीं। तो शनि की प्राथमिकता यहाँ पर ज्यादा हो गया, शनि की प्राथमिकता ज्यादा हो गया। गुरुजी आपने एवरेज निकाला क्या? क्या आपने एवरेज मतलब शनि और मंगल का अपनी डिग्रीज का कैसे बताया गुरुजी? मंगल 27 है, शनि मंगल 27 अंशों का है, जी शनि 15 अंशों का है। जी तो शनि युवा अवस्था में हो गया, यानी कि जी जवान हो गया, और जी मंगल क्या हो गया? बाल अवस्था में हो गया। जी तो बाल अवस्था के यानी कि बचपना में मजबूती व्यक्ति को रहता है या की जवानी में? जवानी में जवानी में जी। उसका प्रभाव ज्यादा रहेगा। ठीक है, और अच्छा लग्न के रसात्मक मान से करीब में तो खैर दोनों ही है, तो शनि का प्रभाव हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भाग्योदय कितने दिनों के बाद में होगा। तो स्पष्ट सी बात है कि जो ग्रह होते हैं उनके समय भी है, दिए गए हैं कि कोई भी कार्य कब तक संपन्न होगा, कोई भी कार्य संपन्न कब तक होगा। इसके एक ही नियम है, इसके नियम एक ही है। चाहे वह बात भाग्योदय की हो या बात विवाह की हो या बात किसी भी चीज की हो, बात किसी भी चीज की हो। तो
अब यहां पर देखा जाए शनि का प्रभाव हुआ तो किसी न किसी ग्रह का तो प्रभाव बनेगा ना, चाहे चंद्रमा का बने, सूर्य का बने, शनि का बने, गुरु का बने। और ईश्वर भी बड़े साइंटिस्ट हैं, जैसा आप सोचते हैं आपके लिए जो होता है वही संख्या आपके मन में ईश्वर सुझाते भी हैं। तो यदि चंद्रमा यदि का प्रभाव यदि बनता है तो लगे हाथ उसी दिन कुछ ना कुछ शुभ सूचना मिल जाती है, लगे हाथ उसी दिन कुछ ही सौ घंटों में सूचना मिल जाती है कि हाँ भाई आपके अच्छे काम अच्छे होने वाले हैं। या अगर वही चंद्रमा बनते तो हम कह सकते थे कि हाँ कुछ ही समय आज ही कुछ ना कुछ आपके पास में ऐसा कोई ना कोई मैसेज संदेश आएगा जिससे आपके भाग्य में मजबूती, कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बनती है, आप बेफिक्र होकर रहिए। चंद्रमा के बाद में यदि सूर्य की बात करें तो 6 महीना, यदि सूर्य देव बनते हैं तो 6 महीना 6 महीने बाद में सफलता मिलने की संभावनाएं बनती है। अगर मंगल हो तो 10-15 दिन, मंगल हो तो 10-15 दिन। यदि बुध देव बनते हैं तो लगभग 2 महीने। देव गुरु बृहस्पति होते हैं तो 1 महीना। अगर शुक्र देव होते हैं तो 15 दिन। अगर शनि देव बनते हैं तो लगभग 1 वर्ष। आशीर्वाद। तो अब यहां से यह चर्चा हुई कि यदि नवम भाव पर एक से अधिक ग्रहों का प्रभाव हो तो उनमें जो अधिक बलवान है उसकी प्राथमिकता देना चाहिए। क्या नवम भाव को कोई अस्त ग्रह देख रहा है? यदि नवम भाव को कोई अस्त ग्रह देख रहा हो या नवम भाव में कोई अस्त ग्रह बैठा हुआ हो, नीच ग्रह बैठा हुआ हो, तो करीब 6 महीने के अंदर तक कुछ सफलता मिलने की उम्मीद
6 माह के अंदर तक सफलता मिलने की उम्मीद नहीं होती। तो क्या इस उदाहरण कुंडली में नवम भाव को कोई अस्त ग्रह देख रहा है? नहीं देख रहा। हाँ जी, बोला जाए। हाँ गुरुदेव, सूर्यदेव को 6 महीना का समय क्यों लगता है, मतलब इतना अधिक समय क्यों लगता है? ये क्योंकि तो उनका हमने उनका गोचर 1 महीने में समाप्त हो जाता है, 1 महीने में पूरा हो जाता है, तो फल देने में 6 महीने का समय क्यों, मतलब ये समझ में नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है। तो देवगुरु बृहस्पति एक वर्ष एक राशि में रहते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति के लिए 1 महीना, यानी कि, और शनि देव 2.5 वर्ष रहते हैं तो उनके लिए 1 वर्ष। अभी तो तुलना ठीक नहीं हुआ ना। हाँ बस वही 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 समझने की कोशिश की, इनको इतना कम समय लग रहा है, वही सूरज देव का। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और बीच वाला सभी काम हम लोग अपना कर लेंगे। ठीक है जी, ठीक, ठीक है जी, ठीक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक, ठीक है जी, ठीक, ठीक है, ठीक। तो हाँ, आप बोल रहे थे कि सूर्य देव का 6 महीना क्यों? तो यदि आप गोचर के हिसाब से कि 1 महीना या कुछ भी अगर इस हिसाब से तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, तो देव गुरु बृहस्पति का 1 वर्ष 1 माह बतलाया गया। अभी 1 माह हमने लिखा था ना। गुरु हो तो 1 माह, शनि हो तो 1 वर्ष। शनिदेव 30 महीने में एक राशि पार करते हैं, आप 12 महीने में करते हैं। तो यदि 12 महीने में करते हैं तो यह 1 माह, तो यह 30 महीने में करते हैं तो 2.5 माह शनि का होना चाहिए ना। बुध नहीं, देव बस तो उसी समय को समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा, मतलब सूर्य नारायण के लिए 6 महीना क्यों, ऐसा समझने की कोशिश हाँ, कर तो रही हाँ हूँ। ठीक है, तो हाँ उसी पर चर्चा हो रही है। और बुध देव तो 25-26 दिन में, 1 महीना से कम में ही राशि परिवर्तन कर लेते हैं, तो उनके लिए 2 महीना बतलाएगा, यानी कि सीधे दूना। तो देवगुरु बृहस्पति का तो 2 वर्ष होना चाहिए, शनि देव का तो 5 वर्ष होना चाहिए। तो यह क्यों गणित इस प्रकार का है? यह तो आप भुवन दीपक पुस्तक में भी पढ़ेंगे तो वहां भी देखने को यही बातें देखने को मिलती है, अधिकांश शास्त्रों में यही देखने को मिलती है। अब ऋषि गण मुनि गणों ने जब तपस्या किया, चाहे उनके साथ उनको कैसे प्रेरणा मिली, उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया। पुस्तकों में जो बातें लिखी गई है वह, कुछ बातें ऐसी होती है कि समझा नहीं जा सकता, कुछ बातों को हम सबों को सदैव स्मरण में याद स्मरण में रखना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए पुस्तक का। हाँ। तो नवम भाव में पर में यदि कोई नवम भाव पर कोई अस्त ग्रह देख रहा हो, या नवम भाव में अस्त ग्रह हो, नवम भाव पर किसी ग्रह की नीच की दृष्टि हो, तो, या नीच राशि का कोई ग्रह बैठा हो, तो लगभग 6 माह के अंदर में सफलता मिलने की उम्मीद न के होगी बराबर हो। न 6 महीना तक ना। हाँ, 6 महीने तक नहीं होगा कर। नहीं होगा, प्रयासरत रहना चाहिए व्यक्ति। अगर कोई ग्रह नवम भाव में नहीं है, नवम भाव को कोई ग्रह नहीं देख रहा है, तो नवम भाव के स्वामी की स्थिति के आधार पर विचार किया करना जा चाहिए। सकता है। अब व्यक्ति किस दिशा में जाए, किस दिशा में नौकरी, यदि यही है व्यक्ति की नवम भाव वाली बात आ गई या नौकरी की बात आ गई, तो या किस अपने घर से किस दिशा में प्रयास करे, क्योंकि आजकल शहरों में तो हर दिशाओं में हर प्रकार के काम होते हैं ना। घर के हर दिशाओं में कार्य होते हैं कि नहीं होते हैं? जी जी गुरु गुरुजी। जी 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 गुरु जी। तो नवम भाव का स्वामी
जिस राशि में हो उसी दिशा में प्रयास करना चाहिए। यदि यह भी स्थिति नहीं समझ में आए, यदि यह भी स्थिति समझ में न आए, तो नवम भाव के स्वामी जिस राशि में बैठे हुए हैं उस दिशा में अपने घर में नौकरी प्राप्त करने संबंधी, आजकल तो पढ़ा लिखा इंटरव्यू होता है, पेपर वगैरह क्या होते हैं नहीं होते, ढेर सारी बातें, तो कहीं जाए तो आए तो फिर उसी दिशा में रख दें। जैसे यह व्यक्ति किस दिशा में रखे अपने कमरे में? गुरुजी ईस्ट पे पूर्व ना? दिशा, पूर्व दिशा। हाँ जी, मेष राशि है, पूर्व दिशा। हम्म, मेष राशि पूर्व दिशा। पूर्व दिशा। हाँ जी। अब दिशाओं की बात की जाए तो दिशा को याद रखना बहुत ही आसान है। मेष राशि पूरब, वृषभ राशि दक्षिण। हाँ जी, नहीं नहीं, मेष मेष के बाद ये तो दक्षिण यहाँ पर होगा, या वृषभ राशि दक्षिण हो गया, फिर मिथुन राशि पश्चिम हुआ, फिर या कर्क राशि उत्तर हो गया, फिर सिंह राशि पूरब हुआ, कन्या राशि दक्षिण हुआ, तुला राशि पश्चिम हुआ, फिर वृश्चिक राशि उत्तर हो गया। इस प्रकार से राशियों की स्थिति है। राशियों की दिशा जैसे कि 1, 5, 9 की दिशा पूरब होता है, 2, 6, 10 की दिशा दक्षिण होती है, 3, 7, 11 की दिशा पश्चिम होती है, 4, 8, 12 की दिशा उत्तर होता है। और भी हम सबों को ग्रहों को भी लेना चाहिए, हम सबों को ग्रहों को भी लेना चाहिए। तो ग्रहों की दिशाओं को भी हम सबों को समझना चाहिए। हम यहाँ पर ग्रहों की दिशाओं को लिख रहे हैं। सूर्य देव की दिशा जो होती है वह पूरब होता है। सूर्य देव की दिशा पूर्व है। बुध देव की जो दिशा है वह उत्तर है। हरा रंग ही लिखते हैं। बुध देव की दिशा उत्तर, चाहे सीरियली से चलेंगे तो ठीक रहेगा। सूर्य की दिशा पूरब। उसके बाद में अग्निकोण के मालिक जो होते हैं वह शुक्रदेव होते हैं। अग्निकोण के मालिक शुक्रदेव है। शुक्रदेव हैं। दक्षिण दिशा के, अब अग्निकोण के बाद में, हाँ, अग्निकोण के बाद में दक्षिण दिशा आता है। दक्षिण दिशा के मालिक मंगल देव होते हैं। मंगल है। दक्षिण दिशा के बाद में जो दिशा आता है वह नैऋत्य कोण आता है, उसके मालिक राहु देव होते शायद राहु। हाँ, राहु। राहु देव होते हैं। उसके बाद में आता है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा के मालिक शनि देव होते हैं। उसके बाद में होता है वायव्य कोण। तो वायव्य कोण के मालिक चंद्रमा होते हैं। उसके बाद में वायव्य कोण के बाद में आता है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा के मालिक बुधदेव होते हैं। फिर आता है ईशान कोण। ईशान कोण के दिशा के मालिक देवगुरु बृहस्पति होते हैं। अब यहाँ पर आया पूरब एवं उत्तर। मेष राशि की दिशा पूरब हो गई और यह बुध देव जो नवमेष बने इनकी दिशा उत्तर आ गया। दोनों का मिला जुला, तो दोनों को यदि मिलाते हैं तो फिर कौन आ जाता है? ईशान कोण। हम क्या कहें? हम ये कह सकते हैं कि आप ईशान कोण की दिशा में जाएं, नौकरी तलाश से मिल सकती है। यदि यह नहीं हो सकता तो हम यह सुझाव देंगे, ईशान कोण का मतलब पूजा का स्थान। ईशान कोण का मतलब पूजा स्थान।
ईशान कोण में वेद शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा पाठ कहाँ करें, तो ईशान कोण में करें। तो आप प्रश्नकर्ता जिस घर में रहता है, रात्रि में सोता है, उस घर में ईशान कोण में अपने पेपर को, नौकरी से संबंधित, अपने एजुकेशन से संबंधित, अपने पहचान से संबंधित पेपर को रखे वहां पर। रखे। गुरुजी अगर अलग अलग ग्रह हो रहे हों तो फिर उनका हम कैसे करें? जैसे 3 ग्रह हैं, सपोज जैसे गुरुजी वृषभ राशि हो, उसके अंदर शनि, शुक्र और चंद्रमा बैठ गए हो, तो फिर हम ऐसे कैसे उनका वो करेंगे? हाँ ठीक है, आपका प्रश्न उचित ही है। तो उसमें देखे ना कि सबसे बलवान ग्रह कौन है। अच्छा, 3 में तो अवस्था से। हाँ, अवस्था के आधार पर अंशात्मक मान के अवस्था। ठीक है गुरु जी, हाँ जी। गुरु जी, ये एक ये भी तो देखते हैं ना, प्रकाशित ग्रह और अप्रकाशित ग्रह, 1 से 7 और 7 से 12। तो यहाँ तो सारे ही ग्रह मतलब 1 से 7। नहीं ना, आपका प्रश्न कुछ दूसरे कायदा का हो गया। आप अपने प्रश्न को पुनः दोहराएं। गुरुजी मतलब हम व्यवसाय देखने के लिए या नौकरी देखने के लिए एक रूल लगाते हैं, मतलब हमारे भवन में कुछ ग्रह प्रकाशित भाव में आ गए और कुछ ग्रह अप्रकाशित भाव में आ गए। तो ये सूर्य से सारे अप्रकाशित भाव हैं, 1 से 7। तो उसका भी कुछ इफेक्ट आएगा? देखिए, नियम यह है कि जो ग्रह सूर्य से जितना अधिक दूर रहता है वह उतना ही अधिक बलवान होता है, उतना ही ज्यादा फल देता है। और जो ग्रह जितने सूर्य के नजदीक में है उतने वह कम फल देता है, यह भी नियम है। प्रकाशित ग्रह और प्रकाशित ग्रह, यह खैर हर गुरुजनों का अपने अपने शब्द हैं, ठीक है। लेकिन अप्रकाशित ग्रह जो है वह पुस्तकों के अनुसार वो इन 9 ग्रह को अप्रकाशित ग्रह नहीं कहा गया है, वो अप्रकाशित ग्रह धूमकेतु इत्यादि को कहा गया है, जो बृहत पराशर होरा शास्त्र के शुरू के पन्नों में जो वर्णित है उसे। गुरुजी ग्रह मतलब भाव में बैठ गए, 7 इधर भाव मनाएंगे, 7 इधर, तो ये अप्रकाशित भाव में सारे ग्रह बैठे हैं। ठीक है, यानी कि सूर्य तो अपने प्रकाश का पुंज है। सूर्य के अगल बगल में आप इसी उदाहरण कुंडली को ले, रुके मिटाते हैं पहले। गुरुजी इसमें सूर्य से नहीं देखते, इसमें तो सीधा 1 से 7 और 7 से 12 देखते हैं, सूर्य का कोई मतलब नहीं। हाँ, तो हम बता रहे हैं ना। जी। तो आपके अनुसार जो आपने कहा 1 से 7 और 7 से 1, तो जी जी, प्रकाशित कौन हो गया? प्रकाशित तो इधर वाला हो गया, 6 से 7 से 12, ये क्योंकि हो गया ये प्रकाशित। डबल ही होता है इधर। चलिए, और यह अप्रकाशित हुआ ना। जी जी। अच्छा, ठीक है। तो अब सूर्य देव रात्रि में इधर रहते हैं, सूर्यदेव रात्रि में इधर रहते हैं और दिन में इधर रहते हैं। सूर्यदेव दिन में इधर रहते हैं, ठीक है। तो सूर्यदेव ये प्रकाशित भाव हो गए, यह क्या है, ये भाव प्रकाशित हो गया। जी ये प्रकाशित भाव है और यह अप्रकाशित भाव है। बात सही है, रात्रि का समय हो गया तो अप्रकाशित भाव हो गया। लेकिन ऐसी बात तो नहीं है कि इन भावों में बैठे हुए, जैसे चौथे भाव में हो, पंचम में हो, छठे में हो, तीसरे में हो, दूसरे में हो, तो ग्रहगण फल ही नहीं देते। ऐसी बात थोड़े है कि नहीं देते। नहीं गुरुजी, या फल देंगे, फल की बात नहीं है।
फल तो देंगे ही ना। ग्रहगण किसी भी भाव में हो फल तो अपने देते ही देते हैं। रश्मियां जी इस प्रकार का हो, और नहीं तो अगर पंचम भाव में बैठने पर, चौथे भाव में बैठने पर ग्रहगण फल नहीं देते तो काहे लिखा जाता है कि चौथे पांचवें भाव का स्वामी चौथे पांचवें भाव में तो बड़ा अच्छा राजा होता है। हाँ, यह अप्रकाशित भाव है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आते हैं तो रात्रि हो जाती है। किसी न किसी कायदे से इसका उपयोग होता है फलादेश में, कि अप्रकाशित भाव में अगर ग्रहगण है तो फल प्राप्ति में थोड़ा विलंब होता है, फल प्राप्ति में थोड़ा विलम्ब होता है। विलंब होता है। ग्रहगण यदि प्रकाशित भाव में है तो थोड़ा जल्दी होता है। यह भी नियम है, यह भी नियम है कि सूर्य से जो ग्रह जितने अधिक दूर पर है उतने ज्यादा अधिक फल देते हैं, अधिक ताकत उनमें होता है। सूर्य के जितने नजदीक में चले आते हैं उतना ही ताकत कम होता है, चला जाता है। गुरु जी, ये नाभस योग में आता है, अगर अप्रकाशित ग्रह ज्यादा मतलब उधर ग्रह बैठे हुए हैं प्रकाशित भाव में, तो उस व्यक्ति को व्यवसाय करना चाहिए। नाभस योग जो होते हैं। अगर लग्न कुंडली होगी तब तो अच्छा अच्छा, इस पे नहीं लगेंगे। नहीं। ठीक, ठीक है। और व्यवसाय के साथ में यह भी तो देखना चाहिए कि यह कुंडली किसकी है, एक जातक की है या जातिका का है, उसकी स्थितियों को भी देखें। तो यह जिस व्यक्ति की कुंडली है वह तो व्यवसाय करने लायक है ही नहीं। व्यवसाय यदि करेगा तो उसको सपोर्ट चाहिए। अगर हमने पूर्व की कक्षा में भी कहा है कि इस जातिका की कुंडली है, 35 वर्ष का उम्र है, तो शादी भी अभी नहीं हुई, तो फिर सपोर्ट कौन करेगा। कुंडली में हम लोगों ने व्यवसाय नौकरी दोनों देखा, तो व्यवसाय नौकरी दोनों की संभावनाएं बनी। हमने नाभस योग का उपयोग करते तो व्यवसाय, फिर सपोर्ट करने वाला कौन, तो फिर देखिए नौकरी के लिए कोई सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लग्नेश का सपोर्ट मिल रहा है तो लग्नेश का सपोर्ट मिला, देखते नौकरी का। जीवन को कम से कम मजबूत तो बनाए।